नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई तालीम सीरीज के एपिसोड 1 में, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन अ पर्सनल टेस्टिमनी। अब नाम थोड़ा हेवी लग रहा होगा, पर चिल करो, इसका मतलब सिंपल है। ये ऑथर यानी मार्जोरी साइकस की पर्सनल टेस्टिमनी है, जिसमें उन्होंने गांधी जी के नई तालीम के एक्सपेरिमेंट को अपने नजरिए से लिखा है। और हाँ, अगर आपने एपिसोड 0 नहीं देखा है अभी तक, तो पहले उसे जरूर देख लेना। उसमें मैंने नई तालीम के फॉरवर्ड और ऑथर्स नोट को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो शायद थोड़ी अनएक्सपेक्टेड लगे, क्योंकि ये कहानी एक ब्रिटिश टीचर की जुबानी है। हाँ, वही ब्रिटिश जिनके रूल को गांधी जी सेवाग्राम से चैलेंज कर रहे थे। और सोचो, वो टीचर खुद भी वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में ट्रेंड थी, वही सिस्टम जिसके बारे में गांधी जी कहते थे कि ये ही ब्रिटिश रूल को जिंदा रखते हैं। और ऊपर से इंडिया आकर पहले 10 साल उन्होंने मद्रास के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, जो सरकार से एडेड था और इसी वजह से गवर्नमेंट के रूल्स में बंद कर चलना पड़ता था। अब आप सोच रहे होंगे, फिर ऐसी टीचर सेवाग्राम के नई तालीम एक्सपेरिमेंट का पार्ट कैसे बन गई? वो खुद बताती है कि 1937 का एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन था। सुबह स्कूल में पढ़ाना, ऑफिस का काम, रूटीन जैसा। लंच के बाद जब अपने लेटर्स लेकर रूम में गई, उनमें एक था हरिजन का कॉपी, 31 जुलाई का इशू। बस दोस्तों, वहीं से उनकी लाइफ बदल गई। उस पेपर में गांधी जी ने अपने सपने का जिक्र किया था, इंडिया के बच्चों के लिए एक नया एजुकेशन सिस्टम के बारे में। सिर्फ 2-4 लाइंस थी, पर उन्होंने लिखा कि वो लाइंस पढ़कर उनके दिमाग में बस एक ही थॉट आया कि फाइनली कोई तो एजुकेशन के बारे में सच में सही बात कर रहा है। सोचो जरा, इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट कि उन्होंने वो पैराग्राफ बार बार पढ़ा, फिर हर अगले हरिजन का वेट करने लगी, गांधी जी के नए प्रपोजल्स और उन पे चलने वाली डिबेट्स को फॉलो करने लगी। अक्टूबर में जब सुना कि गांधी जी एक स्पेशल मीटिंग बुलाने वाले हैं एजुकेशनिस्ट की, तो भी वो नहीं गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने लिखा, आई वॉज यंग एंड शाय। मतलब दिल में पैशन था, पर एक हेजिटेशन भी थी, जैसे हम सबको होता है ना, मैं कौन होती हूँ इतने बड़े लोगों के बीच। पर कहानी यही नहीं रुकती है। वो कहती है कि उनकी एक्साइटमेंट एकदम हवा से नहीं आई थी, उसके पीछे उनका पूरा बचपन था। इंग्लैंड के एक छोटे से माइनिंग टाउन में उनका घर था, जहां पापा स्कूल के हेडमास्टर थे। घर सिंपल था, सैलरी भी मॉडेस्ट थी और बच्चों को घर के सारे काम करने पड़ते थे, कुकिंग, क्लीनिंग, सब। लेकिन उनके पापा ऑर्डिनरी टीचर नहीं थे। पापा को पता था कि बच्चे सिर्फ किताबों से नहीं सीखते, बल्कि चीज़ें बना के सीखते हैं, करके सीखते हैं। इसीलिए वो रात रात भर घर पे बैठे मॉडल्स बनाते थे और मार्जोरी, अपनी एल्डेस्ट बेटी, उनका साथ देती थी। रेलवे सिग्नल्स जो ऊपर नीचे मूव करते थे, एक छोटा वाटर व्हील जो सैंड डालने पर घूमता था, मतलब एकदम जुगाड़ू और क्रिएटिव तरीके बनाते थे। और वहीं से बच्चे मैथ्स और साइंस सीख जाते थे। ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी उन्होंने बचपन के अपने एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट करके सिखाया। पोएट्री और म्यूजिक तक को लाइफ के साथ जोड़ दिया। एक बार तो एक असिस्टेंट टीचर कनाडा से आए थे, जिसे आग जलाना आता था, सिर्फ स्पार्क और टिंडर से। पापा ने तुरंत पूरा डेमो करवाया और फिर सब बच्चों को खुद ट्राई करने दिया। मतलब ये था उनकी अपब्रिंगिंग का एनवायरनमेंट, जहाँ लर्निंग एक लाइव एक्टिविटी थी, नॉट बोरिंग टेक्स्ट बुक मगिंग। अब ऑथर अपनी कहानी को थोड़ा और आगे ले जाती है। वो बताती है कि जब उन्होंने 1928 में मद्रास में टीचिंग शुरू की, तो उन्होंने डिसाइड किया कि जनरल साइंस को सिर्फ किताब से नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के थ्रू सिखाएंगी। मतलब सिंपल चीजें, घर के छोटे मोटे सामान लेकर साइंस की एक्सपेरिमेंट्स करना। उन्होंने अपने पिताजी से एक गाइड बुक मंगाई थी, जिसमें लिखा था कि एवरीडे मटेरियल्स का यूज करके साइंस कैसे सिखाया जा सकता है। अब सोचो, ये 1928 की बात है। तब तक इंडिया के एजुकेशनल सर्कल में ऐसा सोचना भी फैशनेबल नहीं था, लेकिन वो इसी तरीके से मद्रास के बच्चों को साइंस के मज़ेदार एक्सपेरिमेंट्स कराकर पढ़ा रही थी। बच्चों के लिए वो लेसन एकदम हैप्पी लेसन्स बन जाते थे। लेटर जब सेवाग्राम गई तो स्टूडेंट्स अक्सर उनसे पूछते, मैडम आपको नई तालीम की ट्रेनिंग कहाँ से मिली थी? और वो मुस्कुराते हुए जवाब देती, अपने घर पे अपने
माँ बाप से। फिर वो अपनी स्कूल की लाइफ याद करती है। कहती है कि जब स्कूल गर्ल होते हुए उनको गांधी जी के बारे में पता नहीं था। 1921 में जब इंडिया में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तब उनको गांधी जी के बारे में कुछ खबर ही नहीं थी। लेकिन हाँ, आयरिश फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में उन्हें पूरी न्यूज़ थी और नेचुरली उनकी सिंपैथीज आयरिश स्ट्रगल के साथ ही थी। यूनिवर्सिटी के डेज कैम्ब्रिज में और भी इंटरेस्टिंग हो गए। वहाँ उन्हें इंडियन स्टूडेंट्स मिलते जो अपने फ्रीडम स्ट्रगल और लीडर्स के बारे में पैशनेटली बात करते थे। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि अलग अलग कॉलोनीज़ के यंग लीडर्स उनसे अपील करते थे कि उनकी एजुकेशन सिस्टम को बचाने में मदद करें। वो चाहते थे कि ब्रिटिश टीचर्स भी आए, लेकिन एज इक्वल्स, मतलब बॉस बनकर नहीं बल्कि साथ मिलकर। ऑथर को ये सब सुनकर अट्रैक्शन हुआ और टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उनकी पोस्टिंग एक मद्रास के स्कूल में हो गई और इस तरह 1928 की ऑटम में वो मद्रास पहुंच गई। स्कूल का नाम था बेंटिंक्ट गर्ल्स हाई स्कूल। ये एक छोटी सी स्कूल से ग्रो करके बनी थी और उसका नाम लॉर्ड विलियम बेंटिंक्ट के नाम पर रखा गया था। 1937 तक स्कूल ने अपना 100 साल कंप्लीट कर लिया था और इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस देखो, 1987 में जब नई तालीम अपना गोल्डन जुबिली सेलिब्रेट कर रहा था, उसी वक्त बेंटिंक्ट स्कूल ने अपना 150th साल कंप्लीट किए थे। अभी तक तो स्कूल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर ही चल रही थी, एग्जाम्स और करिकुलम भी वही थे, लेकिन एक चीज़ थी जो स्पेशल थी, उनके टीचर्स के पास काफ़ी फ्रीडम था। दो सीनियर कलीग्स तो 1928 में साबरमती और शांति निकेतन भी गए थे और वहाँ से गांधी जी और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से इंस्पायर होके लौटे थे और इसका असर स्कूल के बच्चों पर भी दिखता था। सोचो, उस टाइम के छोटे छोटे बच्चे खुशी खुशी से जन गण मन गाते थे, वो भी तब जब वो नेशनल एंथम नहीं बना था। सिर्फ एक वर्ड्स नहीं बल्कि पूरे के पूरे वर्सेस, और उनको सबसे ज़्यादा पसंद थी वो वर्ड्स जिसमें इंडिया की अलग अलग धर्मों के बीच की दोस्ती को सेलिब्रेट किया गया है। अब ऑथर एक और इम्पॉर्टेंट बात पर जोर देती है, बच्चों की मदर टंग का रोल। टैगोर का एग्जाम्पल देकर वो कहती हैं कि उनके स्कूल में भी ये पक्का किया गया था कि तमिल और तेलुगु दोनों को बराबर की इज्जत मिले। मतलब एक दो भाषी स्कूल जहाँ दोनों लैंग्वेजेस की प्रॉपर प्लेस ऑफ ऑनर थी। कभी कभी स्कूल में वो मशहूर औरत एक्टिविस्ट को बुलाते जो मद्रास के नेशनल मूवमेंट्स में एक्टिव थी, लेकिन एक प्रॉब्लम आती थी, ज़्यादातर उनका एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में था, तो नेचुरली उनके लिए इंग्लिश में बोलना ईजी था। तब टीचर्स को उनसे कहना पड़ता था कि वी वॉन्ट ऑल द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड, दे वोंट ऑल अंडरस्टैंड योर इंग्लिश, प्लीज टॉक तमिल। और हाँ, फिर वो तमिल में ही बोलती थी। उस वक्त उनको ये तो नहीं पता था कि गांधी जी भी मदर टंग पर इतना इंसिस्ट करते थे। तब तो उनके दिमाग में गांधी जी की इमेज उनकी शाइनिंग ऑनेस्टी एंड सिंप्लिसिटी की ही थी। वैसे भी स्कूल बहुत ही सिंपल था, गरीबी थी, बच्चे ज़्यादातर हम्बल फैमिली से आते थे। मद्रास का क्लाइमेट गर्म रहता था, इसलिए फर्नीचर मिनिमल था, सैंडल्स रेयरली पहने जाते थे। टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ही ज़्यादातर नंगे पैर घूमते और ज़मीन पर चटाई बिछाकर ही सोते। एक छोटी सी टिन बॉक्स में एक लड़की के सारे कपड़े और छोटी मोटी चीज़ें आ जाती थी। ऑथर कहती है कि जब उन्होंने पहली बार सेवाग्राम देखा तो वहाँ की सिंप्लिसिटी उनको अजीब नहीं लगी थी, बल्कि उनको लगा ये तो वही है जो उन्होंने साउथ के गांव में बच्चों के घरों में देखा था, एक अलग ही ग्रेस और ब्यूटी के साथ। और फिर आई एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात। मद्रास आने के कुछ ही हफ्तों बाद उनकी मुलाकात राजा जी से हुई। राजा जी ने उनको गांधी जी का कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम समझाया, कैसे नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज चल रही हैं, और वो खुद अपने तिरुचेनगोंडे आश्रम में डीपली इन्वॉल्व्ड थे। ये सुनकर टीचर्स भी सोचने लगे, हम अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं, हम लड़कियों को कैसे तैयार करें ताकि वो फ्री इंडिया की वर्दी सिटीजन्स बन सके। उन्होंने देखा कि उनके स्कूल में वैसे भी कुछ एडवांटेजेस थे। सबसे पहले तो ये एक स्मॉल स्कूल था, 350 से भी कम स्टूडेंट से, किंडरगार्टन से लेकर फाइनल क्लास तक, और ये छोटी साइज ही उनकी स्ट्रेंथ थी, क्योंकि इस वजह से टीचर्स और स्टूडेंट्स एक फैमिली की तरह एक दूसरे को जानते और केयर करते थे। दूसरी चीज, स्कूल क्रिश्चियन मैनेजमेंट के अंडर था, लेकिन एडमिशन सबके लिए बराबर था। मतलब कोई भी लड़की, चाहे उसका रिलीजन या कास्ट कुछ भी हो, स्कूल उसे इक्वल ट्रीट करता था। हॉस्टल में सब एक ही किचन का खाना खाते और खुद किचन चलाने में मदद करते।
लोकल बच्चे अपना टिफिन लाकर पेड़ों के नीचे छोटी छोटी तौलियों में बैठकर खाते। कभी कभी, जैसे हर जगह होता है, बच्चे खाना खाकर साफ करना भूल जाते हैं। एक दिन टीचर्स ने देखा कि एक सीनियर ब्राह्मण लड़की खुद से ही वो पॉल्यूटेड पत्ते वाले प्लेट्स हटा रही थी जो जूनियर्स छोड़ गए थे, और उनमें से कुछ जूनियर्स सो कॉल्ड लोएस्ट कास्ट के थे। लेकिन उस लड़की ने बिना शोर मचाए क्वाइटली और ह्यूमिलिटी के साथ वो सब साफ कर दिया। ऑथर कहती है, उस पल हमने सोचा, शी एट लीस्ट हैड कॉट द स्पिरिट ऑफ गांधी जीज कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। बच्चों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट रूल था, अपना क्लासरूम और स्कूल कंपाउंड खुद साफ रखना। सर्वेंट्स वहाँ बिल्कुल नहीं थे। कुछ क्लासरूम्स तो सिंपल थैच्ड शेड्स थे, लेकिन सरप्राइजिंगली वो बहुत ही प्लीजेंट और खुशगवार जगह बनते थे। जिन बच्चों को वहाँ पढ़ने का चांस मिलता, वो बड़े ही मज़े से अपने छोटे छोटे फ्लावर गार्डन्स बनाते और उनका ख्याल रखते। ये सब नेचुरली टीम वर्क मांगता था, और टीचर्स ने जानबूझकर इसी कोऑपरेटिव स्पिरिट को स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स तक एक्सटेंड किया। फिजिकल एजुकेशन में एम ये नहीं था कि कुछ स्टार परफॉर्मेंस बनाए जाए, बल्कि गोल ये था कि हर बच्ची अपना बेस्ट दे, जितना वो कर पाए। मतलब टैलेंटेड स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता कि वो दूसरों को हेल्प करे। क्लासरूम में भी सेम प्रिंसिपल था। बेस्ट परफॉर्मेंस का कोई एकेडमिक प्राइज नहीं मिलता था, बल्कि टीचर्स ध्यान देते थे कि जो बच्चे स्लो थे उन्होंने मेहनत और दोस्तों की मदद से कितनी इम्प्रूवमेंट दिखाई, और वही इम्प्रूवमेंट सेलिब्रेट किया जाता था। ऑफ कोर्स, लोग कहते थे चिल्ड्रन वोंट वर्क विदाउट द आर्टिफिशियल इंड्यूसमेंट ऑफ अ प्राइज, लेकिन ऑथर कहती है कि ये सिर्फ तब होता है जब जो वर्क बच्चों से कराया जाता है उसमें उनके लिए ना इंटरेस्ट होता है ना मीनिंग। नेचुरली कुछ पेरेंट्स भी प्रोटेस्ट करते, कहते थे हमने अपनी लड़कियों को स्कूल पढ़ने भेजा है, ना कि झाड़ू देने या गार्डन्स में पानी डालने के लिए। लेकिन साथ ही कुछ ऐसे भी पेरेंट्स थे, और उनमें से कई नेशनल लीडर्स भी जानबूझकर अपनी लड़कियां बेंटिक भेजते, क्योंकि उन्हें पता था कि ये स्कूल कुछ अलग कोशिश कर रहा था। फिर भी सब कुछ परफेक्ट नहीं था। 1935 के आसपास ऑथर को स्कूल सिस्टम के कुछ कॉन्स्टेंट से घबराहट होने लगी। एक तो गांधी जी की तरह उनको भी ये खटकता था कि एजुकेशन का एक हिस्सा ऐसे पैसे से फाइनेंस हो रहा है जो लाइसेंस ड्रिंक शॉप से आता था। दूसरा, उनको सिस्टम की इररिलेवेंस दिख रही थी। एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया, एक लड़की जिसमें नर्स बनने की पर्सनालिटी और स्किल्स दोनों थी, उसे एडमिशन इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो फॉर्मल इंग्लिश ग्रामर पास नहीं कर पाई। और फिर कम्युनल पॉलिटिक्स ने और टेंशन क्रिएट कर दी। 1935 के बाद कम्युनल इलेक्टोरेट्स आने लगे। कन्वर्जन का इशू पॉलिटिकली एक्सप्लोसिव बन गया क्योंकि उसका असर कम्युनल वोट स्ट्रेंथ पर पड़ता था। ऑथर कहती है कि पहले वो बड़े मज़े से बाइबल क्लासेस लेती थी, जब सब कम्युनिटीज़ की लड़कियों को बाइबल के टीचिंग्स ऑफ जस्टिस और राइटनेस को गांधी जी के मैसेज और इंडियन सोशल जस्टिस से कनेक्ट करके डिस्कस किया करती थी। लेकिन 1935 के बाद हर कम्युनल इंस्टीट्यूशन पर शैडो आ गया। लोग सोचने लगे कहीं सीक्रेटली प्रोजेलिटाइजिंग तो नहीं हो रहा, यानी कन्वर्जन तो नहीं हो रहा। उस सस्पिशन ने पहले वाली फ्रैंकनेस को ख़त्म कर दिया था। ये सब देखकर ऑथर कहती हैं कि वो डिससैटिस्फाइड होने लगी थी, गवर्नमेंटल और सिस्टमैटिक कंस्ट्रेंट्स दोनों से, और उनके दिल में एक लॉन्गिंग थी, काश मैं एक इंडिपेंडेंट सेटिंग में काम कर पाती। ये डिज़ायर और स्ट्रॉन्ग हो गई उस अगस्त के दिन के बाद जब उन्होंने पहली बार गांधी जी के ड्रीम्स और होप्स पढ़े, और फिर 1938 में एक नया रास्ता खुल गया। कुछ फ्रेंड्स के थ्रू उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर का इनविटेशन आया शांति निकेतन के इंटरनेशनल एजुकेशनल सेंटर में ज्वाइन करने का। नेचुरली उन्होंने एगरली एक्सेप्ट कर लिया। दिसंबर 1938 में वो शांति निकेतन जाने के लिए निकली, लेकिन इंटरेस्टिंगली उन्होंने डायरेक्ट कोस्टल रूट नहीं लिया। पहले वो वारधा गई ताकि अपनी आंखों से देख सके कि इससे गांव में क्या हो रहा है। वहाँ नए विलेजेस, स्कूल और टीचर ट्रेनिंग सेंटर शुरू हुए थे, और यही पहली बार उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई थी। ऑथर लिखती है कि उन्हें फाइनली उनके साथ डायरेक्टली बात करने का मौका मिला था, उनके स्कूल और उनके आइडियल्स के बारे में, और उस दिन वो और भी डीपली कैप्चर्ड हो गई। उनके शब्दों में, What I found that December is a part of the story which follows.
तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको कहानी सुनने में मज़ा आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आपके कोई थॉट्स या कोई भी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मुझे सच में पढ़ने में मज़ा आएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि नई तालीम सीरीज़ आपके एकेडमिक पर्पस के लिए तो यूज़फुल है ही, साथ ही साथ जो भी एजुकेशन से जुड़े हैं उनके लिए एक मस्ट नो जर्नी है। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं एपिसोड 2 में एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।